अस्सलाम वालेकुम। आज हम उसी पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे, जिसमें हमने एक बायोसिंथेसिस पढ़ी थी, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स इन प्लांट, जो कि सिंपल क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ी थी। तो उसमें आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए तो उसमें दो जो कोएंजाइम हमने पढ़े थे, कोएंजाइम ए एंड एसीपी, उनका डिफरेंस देखेंगे। उसके साथ साथ हम जो हमने एंजाइम यूज़ किए थे उनके इस्तेमाल के हिसाब से हम रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस देखेंगे। और उसके बाद जो एक ही डबल बॉन्ड की एडिशन होती है, यानी कि मोनो डिसैचुरेशन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो देखेंगे क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास है एसीपी और कोएंजाइम ए। तो दोनों में एक ही चीज़ ये कॉमन है, जिसे हम पेंटीथीन या पेंटीथीन कह सकते हैं। इसमें क्या है, ये एक चेन है, उसके साथ साथ क्या है, एक सीरीन रेजिड्यू है, और उसके बाद आखिर में सीरीन रेजिड्यू का जो एच ग्रुप है, सल्फर। और दोनों में ही ये चीज़ कॉमन है, और ये जो लास्ट एच ग्रुप है इधर भी मौजूद होगा कोएंजाइम ए में। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ ग्रुप्स को, जैसे एसिटाइल ग्रुप है या एसाइल ग्रुप है, ये जो भी होगा। उसके साथ साथ हमारे पास इनमें डिफरेंस सिर्फ सिंपल इस जगह का है, जिसमें एसीपी जो है, इसमें एक प्रोटीन मौजूद है जिसका हम नाम देते हैं एसाइल सीरीन कैरियर प्रोटीन। ये मतलब जो कोएंजाइम है, ये सिंपल एक एसाइल ग्रुप को इस जगह पे कैरी करेगा, और उसके बाद ये जो है सीरीन रेजिड्यू है या कोई अमाइनो एसिड है, तो इसलिए इस दोनों के नाम की बेस पे हमने इसे एसाइल सीरीन कैरियर प्रोटीन का नाम दिया है, जो कि एक फास्फोएस्टर या फास्फेट ग्रुप के जरिए अटैच है पेंटीथीन के साथ। तो जब हम कोएंजाइम ए को देखते हैं तो इसमें एक तो एडिनोसिन मौजूद है, जिसे हम कह सकते हैं कि एडिनिन राइबोज शुगर, और एक फास्फेट साथ अटैच फॉर्म में है। तो दो फास्फेट हमारे पास नज़र आ रहे हैं हमारे पास। तो एक वैसे एडिशन के लिए और एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का, या एक फास्फेट इसका है एडिनोसिन के साथ अटैच, और उसी के साथ एक फास्फेट के जरिए ये पेंटीथीन के साथ अटैच्ड फॉर्म में है कोएंजाइम में। तो ये इनका डिफरेंस था। दोनों का तकरीबन फंक्शन सेम है। सिंपल वो फैटी एसिड की सिंथेसिस में वो फिर मेलोनाइल के साथ एसीपी अटैच करवा के चलता है, बाकी कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास जो पहला एंजाइम था, वो ही एक्चुअली एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, जो कि क्या था, जिसमें को एसिटाइल कोएंजाइम एक जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था उसकी कार्बोक्सिलेशन हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन, और बन रहा था मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो ये एंजाइम जो है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्टिव होता है डे टाइम में और डार्कनेस में, जैसा कि कैल्वन साइकिल या बाकी एंजाइम मुख्तलिफ डीएक्टिवेट होते हैं या इनहिबिटेड फॉर्म में होते हैं, तो ये भी उसी तरह ही होता है। और ये इसी वजह से दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, या जब हम कह सकते हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो क्या है, दिन के वक्त एनएडीपीएच की प्रोडक्शन हो रही है। तो जब एनएडीपीएच की प्रोडक्शन होगी तो उसी वक्त ही ये एक्टिवेटेड फॉर्म में पाया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि ये एक्टिवेट होता है रिडक्टिवली एक्टिवेटेड बाय थायोरिडॉक्सिन। थायोरिडॉक्सिन जो है हमारे पास कंपाउंड, उन के ज़रिए एक्टिवेट होता है। और उसके अलावा इसकी एनहांस्ड होती है या एनहांस होती है इसकी एक्टिविटी किसके ज़रिए, अगर पीएच में इंक्रीज हो रहा हो और मैग्नीशियम आयंस की मौजूदगी हो या बढ़ रही हो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन Mg2 पॉजिटिव की। तो यहाँ तक बात थी। अब ज़रा हम देखते हैं कि ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ये एक्चुअली क्या है, कम्प्लेक्स है, और इसकी दो फॉर्म्स भी हैं। फॉर्म देखने से पहले हम देखते हैं कि सिंपल चलो देख लेते हैं कि प्लास्टिड में जो मौजूद है हमारे पास कौन सी चीज़, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो उसको ही देखते हैं फिलहाल, जो कि ये ऊपर वाली फॉर्म लिखी हुई है, मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ सब यूनिट। इसमें तीन पार्ट्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, और इनका फंक्शन भी साथ साथ होगा। और इस जो प्लास्टिड के अंदर मौजूद होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, उसका नाम हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक फॉर्म। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें भी यही फॉर्म इसी शक्ल में या इसी तकरीबन सिचुएशन के साथ कम्प्लेक्स मौजूद होता है, जो ये एक्टिविटी करवा रहा होता है, और प्लास्टिड में भी यही मौजूद होता है। जबकि ये जो है हमारे पास मौजूद साइटोसोल के अंदर प्लांट्स के या दूसरे ऑर्गेनिज्म के, तो वो यूकैरियोटिक फॉर्म है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं
कि ये जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक फॉर्म है मल्टी एंजाइम की या जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की, तो ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। इसमें क्या है, सेंट्रल एक क्या है, बायोटिन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन। बायोटिन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन इसलिए इसे कहा जाता है, ये सेंट्रल प्रोटीन है। इसका एक लाइसीन रेजिड्यू होता है यहाँ, ये जो बेंट बने हुए हैं। हाँ, एक चीज ख्याल रखना है कि ये 4 मुख्तलिफ इसकी चेन्स नहीं है, बल्कि एक ही चेन को बार बार दिखाया गया है ताकि हम इलस्ट्रेटेड फॉर्म में देख सकें, साइक्लिक वे में देख सकें। इसमें क्या है, एक ही असल में फॉर्म होता है, ये एक सेंट्रल होती है प्रोटीन, उसके साथ ये लाइसीन रेजिड्यू होता है, और लाइसीन रेजिड्यू के आगे क्या होता है, ये एक बायोटिन का मॉलिक्यूल अटैच होता है, बायोटिन का मॉलिक्यूल इसे कहते हैं। जिसमें क्या है कि ये साइक्लिक फॉर्म पाई जाती है, और इसमें एक ग्रुप है जिसे हम रेड शक्ल में देख रहे हैं, NH ग्रुप, इसे अमाइन ग्रुप या अमाइनो ग्रुप या इमीन ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये NH जो है इसका अमाइन ग्रुप, इस पे क्या है, असल में कार्बोक्सिलेशन होनी है, लेकिन उससे पहले बायोटिन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये बायोटिन को कैरी करता है, कौन, प्रोटीन, सेंट्रल प्रोटीन जिसे हम कह रहे हैं, और साथ ये कार्बोक्सिल को भी यहीं पे कैरी करेगा, तो इसलिए इसे बायोटिन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन का नाम दिया। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली जो हम एसिटाइल कोएंजाइम ए की कार्बोक्सिलेशन देख रहे हैं, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एड अप हो रही है, जो ये दिखाई गई है, ये डायरेक्टली तो नहीं है, बल्कि क्या है, इसमें क्या है, एक एंजाइम या एक जो है यूनिट, सब यूनिट पड़ा है जिसका फंक्शन क्या है, बायोटिन कार्बोक्सिलेज का। ये बायोटिन कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, बायोटिन के ऊपर कार्बोक्सिलेशन करवाता है, ना कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर। क्या पहले बायोटिन कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है इस बायोटिन के अमाइन ग्रुप के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करवा देगा। तो यहाँ पे असल में एटीपी यूज होगी, जो कि एडीपी में चेंज होगी और फॉस्फेट यूज बनेगा, और साथ एक H2O रिलीज करके यहाँ पे इंड्यूस करवा दिया जाएगा, क्या चीज, कार्बोक्सिल एट एन ग्रुप या अमाइन ग्रुप या इमीन ग्रुप ऑफ बायोटिन मॉलिक्यूल, किसकी मौजूदगी में, बायोटिन कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी में। अभी तीसरा पार्ट इसी कम्प्लेक्स एंजाइम का काम करेगा, और उसका नाम क्या है, कार्बोक्सिल ट्रांसफेरेज। कार्बोक्सिल ट्रांसफेरेज क्या करता है, यही दोबारा यही इसी दिखाया गया है, कोई नई चेन नहीं है, बल्कि यही दिखा दी गई है दोबारा। तो ये चेन में देखें आप, वही कार्बोक्सिल इंड्यूस्ड फॉर्म है बायोटिन के ऊपर, तो ये बायोटिन से कार्बोक्सिलेज लेगा कि आप दे दो मुझे, तो ये यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप उठा के किसके साथ अटैच करवा देगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए मेलोनाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाएगा, और बायोटिन अपनी रिकवर्ड फॉर्म या असल फॉर्म में वापस आ जाएगी, जो कि अब नई कार्बोक्सिलेशन के लिए तैयार है। तो यहाँ तक ये बात थी। अब वो यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक का जो फर्क है कोई इतना खास नहीं है, दोनों ही एंजाइम जो है सेम काम करते हैं, बल्कि फर्क इतना है कि जो है प्रोक्रियोटिक फॉर्म, उसमें मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स है, यानी कि 3 मुख्तलिफ पार्ट्स या एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं जो मिलके एक कम्प्लेक्स बना रही हैं, जबकि जो यूक्रियोटिक फॉर्म है उसमें एक ही प्रोटीन है लेकिन उसके फंक्शन डिफरेंट हैं, यानी कि तीनों फंक्शन वो एक ही प्रोटीन के मुख्तलिफ पार्ट्स कर रहे हैं, जिस वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है, मल्टी फंक्शनल एंजाइम प्रोटीन। कि इस प्रोटीन एक ही है लेकिन ये तीनों एंजाइम के तौर पर इसके कुछ हिस्से काम कर रहे होंगे, बायोटिन कार्बोक्सिलेज के तौर पर भी, बायोटिन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन के तौर पर भी, और कार्बोक्सिल ट्रांसफेरेज की। बाकी इसका फंक्शन तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट यही बात है। तो हाँ, एक और चीज शायद कुछ लोगों को पता हो इस बात का, कि जो है हमारे पास थ्योरी वो कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इनमें डीएनए भी पाया जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, इनके जो फंक्शन है। तो उसके मुताबिक हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोकैरियोटिक फॉर्म है प्लास्टिड के अंदर, क्या ये क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के अंदर खुद बना रहा है डीएनए जीनोम के जरिए, नहीं, जबकि इसकी पूरी जो है यूक्रियोटिक फॉर्म की और प्रोकैरियोटिक फॉर्म की ऑलमोस्ट जो कोडिंग होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, यानी कि यूक्रियोटिक के अपने न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, लेकिन एक प्रोटीन, कोई एक आध प्रोटीन इस प्रोकैरियोटिक फॉर्म की होगी, जो कहाँ बन रही होगी, प्लास्टिड के जीनोम के जरिए ही, क्योंकि वहां पे जीनोम भी मौजूद है, डीएनए का छोटा सा पार्ट
न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में और साथ राइबोसोम भी हैं तो वहाँ पे बन सकता है, लेकिन वो सारा एंजाइम नहीं बनता प्रोकैरियोटिक फॉर्म, सिर्फ एक कोई एक आध प्रोटीन बन जाती। अब इसी कार्बोक्सिलेज की एक हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हैं, सिंपल सी है कि हमारे पास एक ग्रामिनाई फैमिली है जिसे पोएसी फैमिली भी कहते हैं, ग्रासेज और सीरियल्स इसमें शामिल है, अजनास वगैरह की, और ग्रासेज की मुख्तलिफ स्पीशीज इसमें शामिल हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें प्रोकैरियोटिक फॉर्म है ही नहीं, इनके प्लास्टिड में भी यूकैरियोटिक फॉर्म है। तो इनमें क्या है कि दो एंजाइम की बजाय सिंपल एक ही है और वही एक ही मौजूद है प्लास्टिड के अंदर भी और साइटोसोल के अंदर भी। तो इनमें क्या हम अगर इस साइटोसोल में जो यूकैरियोटिक फॉर्म थी या जबकि प्लास्टिड में भी अब वही है, तो इसको अगर रोक दें, इसको इनहिबिट कर दें इस एंजाइम को, तो क्या है फैटी एसिड की सिंथेसिस पूरी तबाह हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रासेज तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो जिस आइडिया को लेके हम ग्रासेज की जो मुख्तलिफ ग्रास वीड्स हैं हमारे पास, खुसूसन एरियाज को अगर क्लियर करना हो एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, तो हम यूज करते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या करती हैं, ये एक ग्रुप है केमिकल्स का जिसका नाम है एराइल फिनॉक्सी प्रोपियोनिक एसिड। उसके डेरिवेटिव्स मुख्तलिफ हैं जिसकी एग्जांपल है डिक्लोफोब मिथाइल। तो ये क्या है, ये इस एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज जो कि यूकैरियोटिक फॉर्म है, इसको रोक देते हैं या इनहिबिट करते हैं। तो हम सेलेक्टिवली ग्रास की फैमिली के जो हैं वीड्स मुख्तलिफ, उनके ऊपर अगर स्प्रे वगैरह कर दें इन हर्बिसाइड्स का, तो वो क्या है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और हम अपनी फसलों बाकी जो हैं ग्रास फैमिली से नहीं ताल्लुक़ रखती, तो उनकी बढ़ोतरी को बगैर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए बगैर इनको वहाँ से किल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो एक पूरा रेगुलेशन था किसका, सिंथेसिस का फैटी एसिड का, वो हम देखते हैं, जो कि विद रेस्पेक्ट टू इलांगेशन। तो इलांगेशन हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले, अब ये भी जो है ना, ये साइकिल दिखाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी अलग चेंज है, बल्कि क्या है, एक ही एसीपी मौजूद है जिसके एंड पे क्या है एसएच ग्रुप जो कि थायो ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पे क्या है सिंपल एसिटाइल कोएंजाइम ए लाया गया है, बल्कि मेलोनाइल लाया गया है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए लगाया गया है, जिसमें क्या है कोएंजाइम डिटैच हुआ है किसकी मौजूदगी में, मेलोनाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांस एसाइलेज की मौजूदगी में, और क्या बना लिया गया है, मेलोनाइल एसीपी। एसीपी ये अटैच सेंट्रल फॉर्म में और ये मेलोनाइल ग्रुप, तो मेलोनाइल एसीपी। अब जो है दो किस्म की कंडीशंस है हमारे पास। हमने वो सिंपल डिनोवो सिंथेसिस में तो देखा था कि इस मेलोनाइल एसीपी के साथ कौन सी चीज अटैच हो रही थी, एसिटाइल कोएंजाइम में दूसरा जो आया था, लेकिन यहाँ पे एसाइल एसीपी सिंपल दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये एक चीज नोट करने वाली है कि जो जब सिंपल एसिटाइल कोएंजाइम ए अटैच साथ होगा या एडअप होगा, तो फिर क्या होगा, हमारे पास बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज 3 यूज हो रहा था, आपने को याद होगा उसमें हमने बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज 3 लिखा था, इसमें हम 1 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप अब अटैच हो रहा है ये इलांगेशन के लिए अटैच हो रहा है, जो कि क्या है, इलांगेशन के लिए अटैच हो रहा है, और ये बन रहा है एसाइल ग्रुप के साथ मिलके बीटा कीटो एसाइल एसीपी, ये जो ग्रुप ये बना है तो एसीपी के साथ अटैच्ड फॉर्म में है। तो इसके बाद वो सिंपल रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और बन जाएगा बीटा कीटो हाइड्रोक्सी बीटा कीटो एसाइल एसीपी से बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी, और फिर जनाब डिहाइड्रेटेज एंजाइम यूज होगा और क्या बन जाएगा हमारे पास ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल एसीपी, वही चीज़ें बनाई जा रही हैं, और फिर जनाब रिडक्टेज यूज करके हमारे पास एसाइल एसीपी, 2 कार्बन और ऐड हो गए हैं इसमें, जितने कार्बन थे उसमें 2 कार्बन और ऐड अप करवा के ये एसाइल एसीपी बन गया। आर का मतलब कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। तो यहाँ पे असल में इलांगेशन की बात अगर हम करें कि अगर तो ये जितना हमारे पास फैटी एसिड बनना था वो बन चुका है, तो फिर तो ठीक है, बात खत्म। लेकिन वो जहाँ से एसाइल ग्रुप अटैच डिटैच होके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा या जहाँ पे उसकी ज़रूरत है यूज़ कर लिए, लेकिन अभी इसकी इलांगेशन चाहिए, तो क्या होगा, ये ही आगे नहीं चलेगा, बल्कि एसाइल ग्रुप एक दफ़ा उतरेगा इस सेंट्रल एसीपी से जो कम्प्लेक्स में है, और ये जो है एसीपी ये फ्री कर दिया जाएगा नए आने वाले मेलोनाइल एसीपी के लिए। और ये जो हमारे पास
यहाँ से इसाइल ग्रुप उतरना है, ये यहाँ से इतना हिस्सा उतार के क्या नीचे दिखाया गया कि इसके साथ एक नया एसीपी अटैच करवाया गया अलग से बाहर से। तो ये नया एसीपी इसाइल एसीपी की फॉर्म में आगे यूज आने के लिए आएगा, और जो पिछला हमने फ्री किया था एसीपी जो कि इलांगेशन में हम हमारी मदद करेगा, एक मेलोनाइल पहले उसके साथ अटैच हो के आएगा, नया मेलोनाइल आएगा, और ये जो यहाँ से बन के इसाइल एसीपी आया था वो यहाँ पे अटैच होगा, और फिर सिंथेज 1 को यूज करके एसीपी एक उतार दिया जाएगा, एक सेंट्रल जो था वो अटैच फॉर्म में ही रहेगा। अच्छा, इस तरह जो है 16 कार्बन तक हमारी जो है हो रही होती है इलांगेशन। लेकिन जब हमने 18 कार्बन तक जाना है तो उसके लिए एक एंजाइम और आ जाता है, किस जगह पे, इसी जगह पे, इस जगह पे 16 कार्बन तो बन गए इसी मेथड से, लेकिन जब 16 से आगे जाना है, दो और कार्बन अटैच करवाना है, तो ये चीजें तो सारी सेम है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम चेंज हो जाएगा, बीटा कीटो इसाइल एसीपी सिंथेज 2, जिसमें सिंपल वही चीज यहाँ पे भी वही 16 कार्बन वाला इसाइल एसीपी आएगा, और यहाँ पे 2 कार्बन ऐड अप करवाने के लिए CO2 रिलीज करवाया जाएगा, और फिर आगे वही चीजें चलती जाएंगी, और यहाँ पे टोटल 18 कार्बन वाला इसाइल एसीपी बन जाएगा। और मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के अंदर तो लिमिट ही इतनी है कि 18 कार्बन वाला बनाया जा सके। इतना ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो डीसैचुरेशन है प्लास्टिड के अंदर सिंगल एक ही यानी कि मतलब ओनली वन डबल बॉन्ड की, वो कैसे होनी है, वो यहाँ पे इस तरह है कि पहले तो हमारे पास वो एसीपी के फॉर्म में स्टीरॉयल यानी 18 कार्बन वाला फैटी एसिड फैटी एसाइल एसीपी की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ या एक स्टेप वाइज चीज चलेगी, जिसमें सबसे पहले क्या है कि जब भी हमने करवाना है डबल बॉन्ड लगवाना है, तो उसकी एक एक हाइड्रोजन हटाना है, तब भी होगा। तो उसके लिए एक कंप्लीट मेथड है। सबसे पहले NADPH को यूज किया जाएगा किस चीज की प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन आप देख रहे हैं, प्रोटॉन रिलीज हो गए हैं, ना कि पैराडॉक्सिन जो है हमारे पास ये पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म है, मतलब इसके साथ इलेक्ट्रॉन अटैच, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किए हुए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ना कि प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये पैराडॉक्सिन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने पास रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाएगा और प्रोटॉन रिलीज कर दिए जाए। अब जहाँ पे होंगे डाई आयरन या डाई आयरन ऑक्सो सेंटर, जो कि क्या है एक सेंट्रल पोजीशन रखते हैं, ये एक सेंट्रल किरदार अदा करेंगे। यहाँ पे दो किस्म की चीजें हो सकती हैं। जो यहाँ पे असल चीज है, अगर हम सच जो मेन बॉडी है इस रिएक्शन की या इस डीसैचुरेशन की, वो मेन बॉडी तो असल में ये है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मोनो ऑक्सीजनेशन। मतलब एक ही ऑक्सीजन एटम इंट्रोड्यूस करवाया है और दूसरा O2 नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज करवा दिया गया। ये देखिए O2 ऐड अप हो रहा है एक फैटी एसिड के अंदर, जिसे हमने स्टेरॉयल कहा है, यानी कि 18 कार्बन वाला, तो उसमें एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया है, और साथ जो है ऑक्सीजन एटम रिलीज हुआ। ये मोनो ऑक्सीजनेशन है, और साथ ये H2O भी बन गया। ये भी कैसे बनेगा, यहाँ से 2 H रिलीज हुए हैं और एक ऑक्सीजन के साथ रिलीज हो गया। और यहाँ पे जो दिखाया गया है स्टीरिक एसिड की डीसैचुरेशन स्टीरिक एसिड की या स्टीराइल एसीपी की, तो उसमें ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है 2 डाई आयरन ऑक्सो सेंटर। लेकिन बाकी मुख्तलिफ जो डीसैचुरेशन के मेथड्स हैं या बाकी फैटी एसिड के लिए, वो उनमें एक होता है पिगमेंट या P450, वो यूज़ होता है। असल में पिगमेंट तो इसे हम नहीं नाम दे सकते इसे, ये साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम P450 ये यूज होता है इसके तौर पर, आयरन ऑक्सो सेंटर के तौर पर। तो ये जो पैराडॉक्सिन था, वापस आते हैं, तो पैराडॉक्सिन जो था इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डाई आयरन ऑक्सो सेंटर को दिया है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन आगे यूज हुए हैं इस रिएक्शन में, जो कि क्या मोनो ऑक्सीजनेशन का रिएक्शन है, और हमारे पास O2 नेगेटिव की फॉर्म में एक ऑक्सीजन एटम रिलीज हुआ है आयन की फॉर्म। तो अब जो है ये आप देख सकते हैं, दो प्रोटॉन जो हैं ये ऐड अप होके वाटर बना रहे हैं। ये कैसे बना रहे हैं, ये ऊपर भी दिखाया जा रहा है,
इधर भी दिखाया जा रहा है। असल में ये एक ही चीज़ है, यहाँ पे दिखा दो या ये नीचे दिखा दिया इन्होंने। असल में ये नीचे दिखाया गया कि ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से प्रोटॉन ले रही है, यही जो NADPH ने रिलीज किए थे इलेक्ट्रॉन देते वक्त, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे तो प्रोटॉन रिलीज हुए थे, यही 2 प्रोटॉन एड अप होके वाटर बना देंगे। और ये देखें अब स्टीरॉयल ACP ओलॉयल ACP में चेंज हो गया, यानी कि ACP अटैच्ड फॉर्म है। वैसे अगर ACP साथ ना लगाएं या ACP ना हो तो फिर ये नाम कहलाएंगे स्टीरिक एसिड और फिर ओलिक एसिड। 1 डबल बॉन्ड 18 कार्बन विद 1 डबल बॉन्ड। आप यहाँ पे बात जगह पे लिखेंगे कि 18:1 लिखा होगा, तो एक्चुअली ये फैटी एसिड की नोमेनक्लेचर की बात है कि 18:1 लिखा हो तो ओलिक एसिड क्यों उसे कहते हैं, 18 कार्बन होते हैं और रेशो 1 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसके रिलेटेड तमाम मटेरियल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।